Please subscribe my channel. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, जीवन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लाइफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक पॉइंट है कि जीवन की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न जो परिकल्पनाएं हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है वह है स्वतःजननवाद के नाम से। प्राचीन समय में धारणा थी कि सूर्य की किरणों के द्वारा नदी के कीचड़ के गर्म होने से मेंढक, सांप, चूहे और घड़ियाल आदि उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः ही। और ये वॉन हेलमोंट का कहना था कि अगर गेहूं के भूसे को और पसीने से भीगी हुई कमीज को अगर 21 दिन के लिए रख दिया जाए तो उसमें अपने आप ही क्या बन जाते हैं, चूहे बन जाते हैं। तो ये स्वतः जननवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रचलित था। इसके बाद में इसका खंडन हुआ। किसने खंडन किया, आइए देखते हैं। खंडन से पहले एक सिद्धांत और दिया गया था, वो था कॉस्मोजोइक सिद्धांत, कॉस्मोजोइक थ्योरी। यह सिद्धांत 3 साइंटिस्ट थे, लिबिग, केल्विन और ओरेनियस, इन्होंने दिया था। और 3 साइंटिस्ट थे, एक तो फ्रांसिस क्रिक था, एक लेस्ली ऑर्गेल था। इन्होंने इसका समर्थन किया था कि हाँ ये बात सही है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या माना गया कि पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार यहाँ पर हुई, या बीजाणुओं के रूप में इस पृथ्वी पर कोई जीव आया। कहाँ से आया? दूसरे ग्रह से, ब्रह्मांड के किसी स्थान से यहाँ पर आया। और पृथ्वी का जो अनुकूलित वातावरण था, अनुकूलित बोले तो उस जीव को अपने अनुसार ढालने वाला जो वातावरण था, उस वातावरण के अनुसार वो यहाँ पर ढल गए और धीरे धीरे वही एक जीवन का क्या बन गए, आधार बन गए। तो ये अवधारणा भी मानी गई थी स्वतःजननवाद के बाद में। इसके बाद में बात करते हैं जैव जननवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो जीव जननवाद इटली के फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया था सन 1668 में। और इन्होंने स्वतःजननवाद को गलत सिद्ध किया। कैसे किया, अभी देखते हैं। इसके अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, यानी अपने आप ही नहीं हो सकती, स्वतः नहीं हो सकती। उन्होंने सांप, मछली आदि के मांस को पानी में डालकर उबाला, क्योंकि जैसा वो कह रहे थे कि सूर्य के प्रकाश में जब वो पानी मांस गर्म हुआ तो उनसे बन गए। तो इन्होंने भी वैसा ही किया ताकि उसमें उपस्थित सभी जीव मर जाए। फिर इस मांस को उन्होंने अलग अलग जार में रखा। कौन कौन से जार देखिए, ये 3 जार हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तीनों जारों के अंदर उन तीनों जो मांस को उसने उबाला था उस मांस को रखा। पहला जो जार है इसमें यहाँ पर मांस का टुकड़ा रखा हुआ है और ये जार खुला हुआ है। दूसरा जार में मांस रखा हुआ है, ये ऊपर से बंद है कार्क के द्वारा। और तीसरा जो जार है उसमें भी मांस रखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो कपड़ा है वो मलमल का कपड़ा होता है। मलमल के कपड़े में कुछ छिद्र होते हैं। कुछ दिनों तक इनको रखा गया तो बाहर से कुछ मक्खियां आने लग गई। जैसे यहाँ से आपको मक्खियां आती हुई दिखाई दे रही है। ये मक्खियां इस जार में प्रवेश कर गई और यहाँ पर इस मांस को भोजन के रूप में खा रही है और साथ में यहाँ पर अपने अंडे भी छोड़ रही है। इस जार के अंदर मक्खियां आ नहीं पाएगी क्योंकि बंद था बाहर से। और इसके अंदर बाहर से कुछ दिख रहा था या इसकी स्मेल जो आ रही थी, तो उस स्मेल के कारण मक्खियां आकर के इस कपड़े के ऊपर बैठ जाती है और यहीं पर अपने अंडे देने प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर जो मक्खी थी उसके अंडे यहाँ तक पहुंच जाते हैं और इसके जो अंडे थे वो यहीं पर रह जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद इन अंडों से नई मक्खियों का, नई लार्वाओं का जन्म होता है इसके अंदर। और यहाँ पर कुछ जो अंडे थे वो इस कपड़े छन करके अंदर चले जाते हैं, तो उनसे भी मक्खियां बनने लग जाती है। तो इन्होंने इस प्रयोग से सिद्ध किया कि जीव की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती है। यानी यहाँ मैंने मांस रखा उबला हुआ तो उससे नहीं हुआ, किससे हुआ? नया जो जीव बना, यहाँ पर मक्खी बनी, वो उस जीव से ही बनी। यानी ये जो मांस था एक जीव का भाग था। तो इन्होंने क्या कहा
कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यानी इन्होंने स्वतःजननवाद के सिद्धांत का खंडन किया। इसके बाद देखिए एक साइंटिस्ट और था, लुई पास्चर। उन्होंने भी अपने प्रयोग से स्वतःजननवाद को नकार दिया। लुई पास्चर ने स्वतःजनन को अपने प्रयोग द्वारा नकार दिया और इन्होंने ऐसा आकार के नली वाला फ्लास्क लिया जिसमें शर्करा का घोल और ईस्ट का पाउडर था। यहाँ देखिए ये ऐसा आकार की एक नली है और यहाँ ये फ्लास्क है, इसके अंदर शर्करा यानी चीनी और साथ में ईस्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका घोल इसमें लिया, उबलता हुआ, यानी शर्करा और ईस्ट का उबलता हुआ पाउडर इसमें डाल दिया। इसके बाद में कुछ ठंडा होने तक कुछ समय बाद तक इसको रख दिया, कुछ दिनों तक। तो कुछ समय बाद भी इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए, जैसे उस वहां पर गर्म कीचड़ में हो रहे थे तो यहाँ पर नहीं हुआ। और फिर जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, ऐसा आकार की नली को यहाँ से हटा दिया। ऐसा आकार की नली को हटाते ही इसमें सूक्ष्म जीवों की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो इन्होंने भी इस प्रयोग से यह सिद्ध किया कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती है, अर्थात जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। तो पहले के जो सिद्धांत थे उनको नकार दिया गया और इनको अधिक प्रेरणा मिली। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे वह थे वह थे ओपेरिन। इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। रूस के प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। तो AI ओपेरिन के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी खोजों के आधार पर सन 1924 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक परिकल्पना को प्रतिपादित किया। परिकल्पना से तात्पर्य यानी इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया, केवल दिमाग में जो विचार इनको आए उसी को उसने परिकल्पना के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार हमारी जो आदिकालीन पृथ्वी थी उस पर केवल और केवल कार्बनिक जो यौगिक थे, यानी कार्बन से बने हुए यौगिक उपस्थित थे जो समुद्रों के जल में घुलनशील अवस्था में थे। इन्हीं सरल कार्बनिक यौगिकों से धीरे धीरे विशिष्ट या फिर जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ और अंत में इन्हीं जटिल यौगिकों के समुच्चय से यानी जुड़ने से ही ऐसी रचना का विकास हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। यानी सीधा सा क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक वहां पर उपस्थित थे और वो पानी में घुले हुए थे और उनके बीच में एक आपसी क्रिया हुई, जटिल यौगिक बने, नए समुच्चय बने और अंत में जाकर के एक सजीव की उत्पत्ति उनके द्वारा हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने 7 चरणों में बांटा है। ये 7 चरण अभी हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, केवल इसी का एक विस्तृत रूप है। इसके बाद में ये जो विचार थे 7 चरणों वाले ओपेरिन के, ये सभी कैसे थे, परिकल्पना पर आधारित थे। तो इसी परिकल्पना को जीवंत करने के लिए या इसकी परिभाषा को, परिकल्पना को प्रतिपादित करने के लिए या टेस्ट करने के लिए आया था स्टेनली मिलर। तो शिकागो के वैज्ञानिक थे स्टेनली मिलर। इन्होंने सन 1952 में आज से 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व जो आदि पृथ्वी थी उस पर, आदि का मतलब पहले की जो पृथ्वी थी उस पर जो परिस्थितियां विद्यमान थी उन्हीं परिस्थितियों को उत्पन्न करके मिलर ने अपने प्रयोग को समझाया, जिसके बारे में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं। ये इनका उपकरण था जिसमें यहाँ पर 3 गैसें ली थी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, साथ में इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाए थे और इधर पानी था क्योंकि उस समय पृथ्वी पर पानी जो था वो गर्म था, तो इन्होंने भी उस पानी को यहाँ पर गर्म किया और भाप के रूप में उसको उबालते रहे। जब पानी यहाँ से भाप बन करके इधर की ओर गया तो यहाँ पर जाकर के इन गैसों से क्रिया करता है और साथ में जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए हैं उनसे कुछ विद्युत करंट या चिंगारियाँ यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। उन सभी की आपसी क्रियाओं से जो पदार्थ बनता है मिक्स रूप में वो उस नलिका से होता हुआ इधर की ओर आता है। फिर यहाँ पर बाहर की ओर एक संघनित्र लगा हुआ है जिसमें से यहाँ से ठंडा पानी प्रवेश करता है और यहाँ से बाहर निकलता है। जब ठंडा पानी यहाँ से प्रवेश करता है तो उस नलिका में से गुजर रहे जो मिश्रण है उसका संघनन होता है और वो द्रव अवस्था में आ जाता है और इस प्रकार से यहाँ आता हुआ वो इधर की ओर इस सैंपल पात्र में भी आ जाता है और यहाँ से चलता रहता है। तो इस प्रयोग को मिलर ने लगभग 7 दिन तक कंटिन्यूस को दोहराया था और 7 दिन के बाद में इस नमूना जो विश्लेषण पात्र है
इसके अंदर उनको कुछ लाल रंग का पदार्थ दिखाई दिया इसके अंदर, और जब इस लाल रंग के पदार्थ की लेबोरेटरी में ले जाकर के प्रयोगशाला में जाकर के जांच की गई, तो इसके अंदर कुछ पदार्थ मिले जो जीवन के आधार थे, जैसे कि एनालिन है, ग्लाइसिन है, कार्ब एमिनो अम्ल्स हैं। तो ये वे पदार्थ थे जो किसी जीवन के या सूक्ष्म जीव के निर्माण के लिए अर्थात उसके शरीर को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो वर्तमान में ये मिलर का जो प्रयोग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी प्रयोग को वर्तमान में श्रेय मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने इस अवस्था को या इस प्रयोग को अपने एक्सपेरिमेंट या अपने उपकरण के द्वारा प्रयोग करके प्रतिपादित किया, जिससे आज भी यह अवधारणा चली हुई आ रही है। 9th कक्षा के अलावा 11th क्लास में, 12th क्लास में और आगे जाके अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो और भी विस्तृत जानकारी इसके बारे में मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के जो अपने सिद्धांत एक बार दोहरा लेते हैं। पहला था स्वतः जननवाद का सिद्धांत, उसके बाद में था कॉस्मोजोइक सिद्धांत, फिर आया था जीव जननवाद फ्रांसिस्को रेडी वाला, इसके बाद में इसी में था लुई पास्चर, और फिर था AI ओपेरिन, और लास्ट में था स्टेनली मिलर का प्रयोग। तो ये सभी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। धन्यवाद।